हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श का पहला चैप्टर धूल। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। ये मौखिक प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं। तो हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ और आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ पसंद करते हैं। वो ऐसा हीरा पसंद करते हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और इतनी चमक हो कि आंखें चौंध जाएं। फिर है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है। तो लेखक ने गांव की मिट्टी में खेलने और अखाड़े की मिट्टी से शरीर रगड़ने से जिस तरह का सुख मिलता है उस सुख को दुर्लभ बताया है। फिर है, मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है। तो मिट्टी की आभा है उसकी धूल, मिट्टी के रंग रूप से उसकी पहचान होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। तो धूल के बिना कोई भी बच्चा होता है उसकी कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। आंसर होगा, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि जब बच्चा चलता है, खेलता है, उठता है, बैठता है, तो जब वो गिरता है तो उसके शरीर पर धूल लगना स्वाभाविक होता है। तो इस धूल दूसरित शिशु का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। तो ये धूल लगने से जो बच्चा होता है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो धूल जो होती है वो उसके सौंदर्य को बढ़ाती है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मतलब कहने का ये है कि बच्चा जो होता है माँ की गोद में खेलता है या मातृभूमि पर खेलता है, पृथ्वी पर खेलता है। तो माँ की गोद से उतरकर बच्चा मातृभूमि पर कदम रखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धूल से सनकर विविध क्रीड़ाएँ करता है। तो धूल से सना हुआ जो बच्चा होता है देखने में बहुत सुंदर लगता है। बचपन जो होता है शिशु का मातृभूमि की गोद में धूल से सनकर निखर उठता है। तो इसलिए धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि जो बच्चे होते हैं वो धूल मिट्टी में खेलते हैं तो धूल लगना स्वाभाविक होता है। धूल के बिना किसी शिशु की हम कल्पना कर ही नहीं सकते। फिर आपका अगला प्रश्न है, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है। तो हमारी सभ्यता धूल से इसलिए बचना चाहती है क्योंकि वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, हवाई किले बनाती है, वास्तविकता से दूर रहती है। मतलब ये कहने का, जो शहर के लोग होते हैं उनके ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं वो धूल से बचना चाहते हैं। उनके बच्चे अगर धूल मिट्टी में खेल के आते हैं तो वो उनको डांटते हैं, तो वो वास्तविकता से दूर होते हैं, परंतु धूल के महत्व को वो नहीं समझते। हमारी जो सभ्यता है वो धूल के महत्व को नहीं समझती है। यह सभ्यता अपने बच्चों को धूल में नहीं खेलने देना चाहती। मतलब जो अमीर लोग होते हैं, जो शहर के लोग होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे धूल में खेलें। तो धूल से उसकी बनावटी सुंदरता सामने आ जाएगी, उसकी जो नकली सलमे सितारे हैं वो धुंधले पड़ जाएंगे, धूल के प्रति उसमें हीन भावना है। इस प्रकार हमारी सभ्यता आकाश की बुलंदियों को छूना चाहती है। वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। धूल की कीमत को वह नहीं जानती, नहीं पहचानती। तो हमारी जो सभ्यता है, जो नकली चीज़ें होती हैं जैसे कि जेवर पहन लिया उन्होंने, इस तरह के सौंदर्य को वो सच्चा सौंदर्य मानते हैं। वो सोचते हैं इस तरह के सलमे सितारे पहनेंगे तो वो देखने में सुंदर लगेंगे, लेकिन उनको लगता है कि वो अगर धूल में जाएंगे तो ये सलमे सितारे हैं, उनकी जो बनावटी सुंदरता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी। तो वो धूल से बचना चाहते हैं। तो जो शहर के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को ना तो धूल मिट्टी में खेलने देते हैं क्योंकि उनको लगता है उनके बच्चे गंदे हो जाएंगे, और जो लेडीज़ होती हैं वो अपना जो मेकअप होता है वो ख़राब होने के डर से धूल से बचना चाहती हैं। तो धूल की कीमत को वो नहीं पहचानती। ये कीमत तो सिर्फ जो गांव के रहने वाले लोग हैं वही पहचानते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है। आंसर होगा कि अखाड़े की मिट्टी शरीर को पहचानती है। यह जो मिट्टी होती है वो साधारण मिट्टी नहीं होती, इसे तेल और मट्ठे से सिझाया जाता है और देवताओं पर चढ़ाया जाता है। ऐसी मिट्टी में सन्ना परम सुख है, जहाँ इसके स्पर्श से मांसपेशियाँ फूल उठती हैं, शरीर मजबूत और व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। वहीं इसमें चारों खाने चित्त होने पर विश्व विजेता होने के सुख का एहसास होता है। की दृष्टि में इसके स्पर्श से वंचित होने से बढ़कर दूसरा कोई दुर्भाग्य नहीं है। तो जिसने अखाड़े की मिट्टी को नहीं देखा, नहीं पहचाना, या अखाड़े की मिट्टी का इसको एहसास नहीं है, वो शायद सबसे दुर्भाग्यशाली है लेखक की नज़र में।
फिर आपका अगला प्रश्न है, श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? आंसर होगा, श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है, भक्ति हृदय की भावनाओं का बोध कराती है, प्यार का बंधन स्नेह की भावनाओं को जोड़ता है। तो लोग कहते हैं कि धूल के समान तुच्छ कोई नहीं है, जबकि सभी लोग जो होते हैं धूल को माथे से लगाकर उसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। जैसे वीर योद्धा होते हैं, वो धूल को आँखों से लगाकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं। हमारा जो शरीर है वो भी मिट्टी से बना है। इस प्रकार धूल अपने देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति और स्नेह व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है? नगर की जो सभ्यता होती है उस पर क्या व्यंग किया है? आंसर होगा, इस पाठ में लेखक ने बताया है कि जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं वे यह कल्पना ही नहीं कर सकते कि धूल के बिना भी कोई शिशु हो सकता है। मतलब जो गांव के लोग रहने वाले हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनको यह नहीं पता कि धूल के बिना कैसे रहा जा सकता है। तो उनको इस बात की कल्पना भी नहीं कर मिलती कि धूल के बिना कोई बच्चा कैसे रह सकता है। वे धूल से सने हुए बच्चों को धूल भरे हीरे कहते हैं। तो आधुनिक नगरीय सभ्यता बच्चों को धूल में खेलने से मना करती है। तो जो आधुनिक नागरिक सभ्यता मतलब नगर की जो सभ्यता है, मतलब नगर में रहने वाले, शहर में रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को धूल में नहीं खेलने देते, मिट्टी में नहीं खेलने देते। तो नगर में लोग कृत्रिम वातावरण में जीने पर विवश होते हैं। तो नगर में क्या होता है, शहरों में ना तो आपको शुद्ध हवा मिलती है, ना आपको पानी, कुछ भी शुद्ध नहीं होता। तो नगर की सभ्यता को बनावटी, नकली और चकाचौंध भरी कहा गया है। यहाँ लोगों को कांच के हीरे ही प्यारे लगते हैं। तो गांव के लोग जो होते हैं वो धूल से सने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो बनावटी जो चीज़ें होती है उससे अपना सौंदर्य निखारते हैं। उनको कांच के जो हीरे होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो नगरीय सभ्यता में गौ धूलि का महत्व नहीं होता। तो जो गांव के लोग होते हैं वहाँ पर गायें होती हैं, जब वो चलती हैं तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है वो बहुत सुंदर दृश्य होता है, देखने लायक दृश्य होता है। लेकिन नगर के जो लोग होते हैं उनको नहीं पता कि गौ धूलि क्या होती है, गाय के पैरों से निकली हुई जो धूल होती है उसका क्या महत्व होता है। जबकि ग्रामीण परिवेश का यह अलंकार है गौ धूलि। तो नगरों में तो धूल धक्कड़ होती है, गौ धूलि नहीं होती। नगर में क्या होता है, धूल धक्कड़ तो बहुत होती है, बहुत पॉल्यूशन होता है, लेकिन जो गौ धूलि होती है, गायों के पैर से निकली हुई जो धूल मिट्टी जो होती है उनके पैर से जो उड़ती है, वो जो होती है वो शहर में कहीं नहीं दिखाई देती। तो नगरों में धूल धक्कड़ तो होती है लेकिन गौ धूलि नहीं होती है। तो लेखक का यहाँ पर यही कहना है कि जो असली सौंदर्य है वो गांव में दिखाई देता है, शहरों में नहीं दिखाई देता। शहर के लोग जो होते हैं वो सिर्फ बाहरी चकाचौंध पर ज़्यादा महत्व देते हैं। उनको जो वास्तविक सौंदर्य है उसका पता ही नहीं है कि जो गौ धूलि होती है उसकी सुंदरता कैसी होती है। उन्हें तो कांच के हीरे ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मतलब उनको जो कृत्रिम चीज़ें होती हैं, बनावटी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है वो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में, जो कि 50 से 60 शब्दों के हैं। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।